हेलो एवरीवन। आज एक वीक खत्म हो गया हमारा इनिशिएटिव को स्टार्ट किए हुए। तक हम लोग डिस्कस किए और एक संडे था। संडे को कुछ भी उतना इम्पोर्टेंट कुछ भी मुझे तो कुछ भी काम का नहीं लगा। इसलिए मैं आज वो डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। कल का कुछ अगर कुछ होता इकोनॉमी में भी तो मैं डिस्कस कर देता। ऐसा कुछ भी इकोनॉमी मैंने इम्पोर्टेंट था ही नहीं। और अभी देखेंगे कि जैसे 6 दिन हुआ तो अगर 6 दिन अच्छे से देखे हो समझे हो तो अभी क्या है कि न्यूज़ रिपीट होते रहेगा। तो एक जो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग था वो पहले 6 दिन में कुछ जो न्यूज़ अभी से अभी जैसे एक महीना हो जाएगा तो उसका फिर उस एक महीने का न्यूज़ का वो बहुत चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ तक। तो यही है कि तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो स्टैटिक या टाइम उसको दो अच्छे से डिवोट करो। पहला अगर बुक पढ़ना शुरू कर रहे हो तो कोई भी नए चैप्टर का मैंने पहला जो 3-4 पेज उसको अच्छे से टाइम देना। अगर करंट अफेयर स्टार्ट किए हो तो कुछ 1-2 हफ्ते अच्छे से ध्यान देना उसको हर एक डिटेल में बैकग्राउंड में पूरा अच्छे से जाना क्योंकि वही चीज बार बार आगे जाके रिपीट होते रहता है। ठीक है तो यही यही फॉर्मूला है। और क्या तुम लोग हमेशा मैंने ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ देखता हूँ कि कुछ और मतलब है क्या, कुछ और अच्छा है क्या, कुछ और मजेदार है क्या। ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को इनिशियली थोड़ा टाइम दो और उसका देखना चीजें रिपीट होने लगती है। तुम पैटर्न पकड़ लोगे उसका तुम्हारे लिए चीज आसान हो जाएगा। ठीक है तो आज भी देखेंगे कैसे न्यूज मैंने रिपीट मार रहा है पीछे का। हेडलाइन आज हो गया नवंबर 18। हेडलाइन ये तो चल रहा है वायलेंस के ऊपर, उसी के ऊपर आ रहा है एनडीए गवर्नमेंट। जहाँ ये वैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट वगैरह आ गया एनडीए गवर्नमेंट या इंडिया 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 ब्लॉक ये सब तो उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ये आप आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल हो गया थोड़ा। तो ये फरीद जकारिया जिसका पीएसआईआर ऑप्शनल है वो इनको कोट करता है अपने ऑप्शनल में। ठीक है बहुत रेनोन्ड है, ये पद्मश्री भी जीते हुए हैं। रेनोन्ड पर्सनालिटी हैं इनका। वो इंडियन एक्सप्रेस का एक अड्डा वीकली होता है जिसमें उन किसी कुछ पूछते हैं उनके बारे में। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आया है। फॉरेन पॉलिसी पे इनका ये एंगल है। सिर्फ पीएसआर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये पर्सन फरीद जकारिया। ठीक है और ये दिल्ली में जो सीवियर हो गया है पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं कि सीवियर है सीवियर सीवियर है। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो मैं बताऊं मार्क कराऊं। और ये भी सिटी दिल्ली दिल्ली का न्यूज़पेपर एडिशन है तो इसमें दिल्ली के ही बारे में ज़्यादा दिया जाता है। हाँ ये मोदी जी अभी गए हुए हैं नाइजीरिया में और वहाँ इनको सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिला है। कहाँ का? नाइजीरिया का। बहुत जगह से इनको फर्स्ट का मिल चुका है। ठीक है 2018 में इनको लगभग हर जितना भी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन था इंडिया का 2018-19 में इनको दे दिया था फर्स्ट मैंने फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कंट्री का। जैसे रसिया दिया था उस समय, यूएई दिया था, सऊदी अरेबिया दिया था। ठीक है ना ये सब दिए थे उस समय फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। नाइजीरिया क्या किया है ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड दिया है। नेशनल सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। उस अवार्ड का नाम क्या है ये बस एक फैक्ट है। ठीक ये फैक्ट तुम टेस्ट सीरीज में देख लोगे। सॉरी ये फैक्ट तुम टेस्ट सीरीज में देख लोगे। ठीक है और या फिर कोई कोई भी अभी से एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे क्या घुमाएगा कहाँ कि नाइजीरिया हैज गिवन फर्स्ट हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू पीएम मोदी करके लिख देगा फर्स्ट। क्योंकि यहाँ पे आदमी मोस्टली क्या एक्सपेक्ट करता है आदमी कि पीएम है और उनको कोई दूसरा कंट्री को ये दे रहा है स्टेटस दे रहा है तो फर्स्ट ही देगा ना। ठीक है इससे पहले भी मोदी जी को फर्स्ट मैंने फर्स्ट सिटीजन या फिर इस टाइप का मिल चुका है पहला फर्स्ट नेशनल अवार्ड करके कुछ ऐसा मिल चुका है पहले भी। ठीक है नाम क्या है? यूपीएससी में तो मैं उतना इंपॉर्टेंस या फिर ओपीएससी में नहीं देता हूँ लेकिन जो कि ओपीएससी का करंट अफेयर थोड़ा ट्रिवियल है बहुत ज्यादा फैक्चुअल रहता है। एक तरह से मान लो कि ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें नाम ही में ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड बाय नाइजीरिया। नाइजीरिया दिया हुआ है अवार्ड। नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है सेकंड सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। बस इतना फैक्ट है छोटा सा। नहीं रहता तो कहीं लिखने का भी जरूरत नहीं है। वो तुम जब टेसरी लगाना शुरू करोगे किसी भी एग्जाम से बैठने से पहले तो एक बार घूम घूम के वहीं पे आएगा ये चीज। बस जान लो कि गए थे वहां तो उनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। और क्या है? हाँ ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंटर्स द सिलेक्ट क्लब सिलेक्ट क्लब मतलब होता है कि एमिनेंट कोई ग्रुप में इंडिया एंटर कर चुका है। कौन से एमिनेंट ग्रुप में? जहाँ पे अपना वो सक्सेसफुली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको टेस्ट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि मैक 5 से ज्यादा। ठीक है और स्पीड उसका मैक 5 से ज्यादा रहता है। सॉरी मैक 5 से स्पीड ज्यादा रहेगा जिस भी मिसाइल का उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो इंडिया इंडिया मतलब कि गिने चुने कंट्री है
गिने चुने में जहां तक मुझे, मैंने ऐसे स्टैटिक पार्ट से जो मुझे फैक्ट पता है कि अमेरिका का कुछ मैंने ऑनगोइंग प्रोग्राम है, चल रहा है अभी भी। ठीक है। रसिया और चाइना ये दोनों बना के बैठे हुए हैं हाइपरसोनिक। तो एक हाइपरसोनिक वाला मिसाइल के ऊपर ये पूछ चुका था शायद वो यूपीएससी 2022 में। वो फ्रिक्शनल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या था, फ्रिक्शनल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। तो वो क्या था कि वो पहले स्पेस में जाता था और फिर वहां से अटैक करेगा ग्राउंड पे, है ना। तो तो वही चीज अभी बोला है कि इंडिया अपना टेस्ट किया। इंडिया का क्या HSDT भी करके कुछ है नाम, वो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है। ये न्यूज एक बार और एक्सप्लेन पेज में आएगा, देखना। आज नहीं, एक दो दिन के अंदर एक्सप्लेन पेज में आएगा कि है बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो इंडिया क्या किया है, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बता दिया। तो हाइपरसोनिक क्या है, ठीक है। जिस मैक 5 से ज्यादा स्पीड रहेगा उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। और ये प्योरली साइंस एंड टेक का एक स्टैटिक पार्ट में हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है कि कैसे इंजन, कौन से इंजन पे किस स्पीड पे किसको क्या बोलेंगे, कितना ठो मिसाइल है अपने पास, किस टाइप का है, वो सब स्टैटिक पार्ट है। ठीक। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम स्टैटिक कहीं से भी अच्छे से पढ़े हो। ठीक है। उसके बाद तुम करंट अफेयर देख रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या काम का है। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ अभी। बनाया कौन है, डीआरडीओ बनाया। 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। तो 1500 किलोमीटर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर नई दिल्ली से अगर स्टार्ट किए तो चाइना को हिट करेगा आराम से। ठीक है। पाकिस्तान को ले बीतेगा। तो ये चीज है कि मैंने एक आइडिया रखो, यूरोप तक नहीं जा पाएगा। यूरोप तक चले जाएगा 1500 किलोमीटर, देखना पड़ेगा यूरोप तक जा पाएगा कि नहीं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान इसके टेरिटरी में है। ठीक है। हिट किया तो हाइपरसोनिक मिसाइल है। वो इंडिया टेस्ट कर चुका है, कहाँ पे किया है ये याद रखना है, क्योंकि जो कि उड़ीसा के लिए पढ़ रहे हो। तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा, अब्दुल कलाम आइलैंड में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो यहाँ पे टेस्ट किया गया है एज ए फैक्ट। याद रखो, इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये। ठीक है। इसको व्हीलर आइलैंड भी शायद इसी को बोलते हैं कभी, व्हीलर आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे मैंने मिसाइल टेस्टिंग ये है। व्हीलर आइलैंड इसी को भी बोलते हैं। देख लेना एक बार, फैक्ट चेक कर लेना कि व्हीलर आइलैंड किसको बोलते हैं। उड़ीसा में ही ये व्हीलर आइलैंड। लेकिन मुझे जहाँ तक है कि व्हीलर आइलैंड को ही अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाता है। कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहाँ पे टेस्ट किया गया। कौन किया है, डीआरडीओ। और क्या है फैक्ट, और क्या है, कैन फ्लाई इन द रेंज ऑफ टाइम। अच्छा वही है कि मैक 5 वाला स्पीड पे टच करेगा और फ्लाई कर सकता है उतनी स्पीड में। एट प्रेजेंट रसिया एंड चाइना आर अहेड इन द डेवलपिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। बताया कि रसिया और चाइना मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में आगे हैं। ठीक है। पिछले साल की, उसके पिछले साल 2022 में न्यूज में था ये। अवनगार्ड, अवनगार्ड, अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। ये किसका है, रसिया का है। ठीक है, रसिया का है। वैसे ही तो मैं खाओ करके कुछ था चाइना का, वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन अवनगार्ड मुझे याद है क्योंकि वो बड़ा हेडलाइन बनाया था, हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है बोल के। चाइना, रसिया, वो याद है। और वैसे यूएसए इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रेंज। मैंने बहुत, यूएसए भी मैंने उसी प्रोसेस में लगा हुआ है डेवलप करने में, यही इसी टाइप का टेक्नोलॉजी हाइपरसोनिक मिसाइल में, ऑन गोइंग में। इंडिया अपना इनिशियल स्टेज का फायर टेस्टिंग कर चुका है, लॉन्ग रेंज। ठीक है। फायर टेस्टिंग किया है अभी तक, टेस्ट फायर लॉन्ग रेंज। ठीक है। बस इतना यहाँ से फैक्ट है। अब ये चीज एक्सप्लेन पेज में फिर से आएगा। वही बोलता हूँ, न्यूज रिपीट होते रहता है। बस रिवाइज करते रहो, तुमको फैक्ट याद हो जाएगा। उसकी उतना मैंने एग्जाम के टाइम प्रेशर लेके पढ़ना कि क्या पढ़ूं, उतना भी इम्पोर्टेंट, उतना भी मैंने ये नहीं रहेगा। और देखते हैं कुछ। यहाँ हो गया, इसमें तो न्यूज खाली पॉलिटिकल है। ये सुहास पालिस्कर, इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा इनका पकड़ है। इंडियन पॉलिटिक्स, वही PSIR जिनका ऑप्शनल है वो इनको देख सकता है। वो अभी फिर ये वही एडिटोरियल पोलराइजिंग एज ए पॉलिटिक्स, ये भी PSIR वालों के लिए है। बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस मुझे ज़्यादा थोड़ा टिल्टेड रहता है, मुझे ऐसा लगता है PSIR और सोशियोलॉजी वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ये सोशियोलॉजी। ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इनका जो रहता है ना सोसाइटी और पॉलिटिकल, ये से टिल्टेड रहता है बहुत। और वही द हिंदू वैरायटी बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं एक से भी पढ़ो, कहीं न्यूज़ सारा एक बार रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन एडिटोरियल मोस्टली इसका थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में रहता है एडिटोरियल, एंजॉय। डीवाई चंद्रचूड़ बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अभी जब से वो रिटायर्ड हुए हैं, तब से हर दिन एक एडिटोरियल इनके नाम। हाँ, और अच्छा कर सकते थे। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया। एक है कि यहाँ पे इन्होंने मैंने लेटिंग डाउन जस्टिस, और एक जगह पे यहाँ पे नीचे में अ, हाँ, डीवाई चंद्रचूड़ रेजिंग द बार, स्टेनर्स एग्जामिन हाईएस्ट। तो वही कह रहा हूँ कि मैंने वो पर्सनालिटी, मैंने इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर है। डीवाई चंद्रचूड़ एज ए लॉ स्टूडेंट अगर तुम होते तो तुमको मैं बोलता कि चलो ये पढ़ लो, तुमको हो सकता है ऐसे में पूछ ले या कहीं और कुछ पूछ लेगा, केस स्टडीज वगैरह पूछ ले। लेकिन हम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ ये, अब वो बताया था एक बार कि
शेख हसीना को पहला ही डे 1 11 नवंबर को हम लोग देखे थे कि इंटरपोल का मदद मांगा है कि शेख हसीना को अरेस्ट करके बांग्लादेश में वापस भेजा जाए बोल के रिक्वेस्ट किए हैं। कौन? ये मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस वही है फादर ऑफ ग्रामीण बैंक। नाम याद रखना, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक के कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव जो है उसके फादर है ये। ठीक है, पहली बार ये बांग्लादेश में इनिशिएट किए थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉवर्टी हटा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा मान लो ना कि वो एसएचजी ग्रुप वगैरह जो सिस्टम था ना, वो ये। ठीक है, तो यूनिस खान इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बांग्लादेश के मैंने क्या बोलते हैं, केयर टेकर हैं, केयर टेकर पीएम है, केयर टेकर। तो इसलिए मोहम्मद यूनिस नोबेल नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। ये अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को कि भैया मैंने आपके पास शेख हसीना है तो कृपया करके आप हमें वापस भेज दें। यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस हैं, ये का क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट में। और क्या, रसिया तो हमेशा मार ही रहा है यूक्रेन को, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मैंने कितना इंपॉर्टेंट, तो क्या ध्यान देंगे इसमें। हाँ ये देखो, ये कल परसों संडे वाले न्यूज में यही हेडलाइन था, वर्ल्ड लुक्स टू G20 फॉर द प्रोग्रेस इन क्लाइमेट टॉक। क्योंकि देखो अभी अ, आज से आज से ही G20 स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रियो में स्टार्ट होने वाला है और क्लाइमेट टॉक्स उधर चल रहा है कहाँ? क्लाइमेट टॉक्स भी पैरेलली चल रहा है, क्लाइमेट टॉक चल रहा है बाकू में। ठीक है, वहां भी चल रहा है। तो बाकू में कुछ इतना, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट G20 के इम्पोर्टेंट लीडर है, तो जो मेन हेड हैं वो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि आप जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्रक्स होने वाला है वो G20 ही डिसाइड करेगा कि क्लाइमेट का क्या होना है। ठीक है, वो हेडलाइन बना है, इतना मैंने है नहीं, बस हेडलाइन कल भी बना था, यही सेम चीज था कि वर्ल्ड लुक टू G20 इन रियो फॉर प्रोग्रेस। संडे का न्यूज था, कल भी यही चीज था। और हाँ ये देखो, ये न्यूज पढ़े थे गुरुवार को या शुक्रवार को, ये देखे थे पिछले गुरुवार को कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव को, ये मिनिस्टर्स को डांटा है कि आप लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, ठीक से एक्सपेंडिचर कीजिए। तो उसी के ऊपर फिर से वही आया है हेडलाइन कि मैंने कैसे कैसे स्लो कर, इसमें फैक्ट लिखा हुआ है। फैक्ट तो हम क्या करेंगे, फैक्ट से हमें मतलब नहीं है। बस इसको अगर मेंस वगैरह में लिखना हुआ कि डेवलपमेंट में मैंने क्या क्या हर्डल्स है, तो एक ये भी बता सकते कि गवर्नमेंट के साइड से कैपिटल एक्सपेंडिचर सही टाइमली मैंने नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट बोथ डीलिंग विद स्लो पेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत स्लोली मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है। मतलब कि डेवलपमेंट वर्क में जो इन्वेस्ट करना चाहिए था, जो खर्च करना चाहिए था, जिससे मैंने एक्चुअल ग्रोथ हो, डेवलपमेंटल ग्रोथ हो, वो स्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वही चीज सबको डाटा था मिनिस्टर लोगों की, आप लोग स्टार्ट कीजिए खर्च करना, आप लोग इतना धीमे क्यों हैं? जब से बजट आया है जुलाई से, उसके बाद से सारे मिनिस्टर उतना अच्छे से पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं बोल के डाटा है इसमें। और कल एक एडिटोरियल देखे थे परसों शनिवार को, जिसमें बताया था कि आउट ऑफ 100 रुपीज सिर्फ 42 रुपीज ही खर्च कर रहे हैं। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फैक्ट इंपॉर्टेंट था कि आप प्योरली, मैंने ऐसा है कि आपके पास 100 रुपया है, फिर भी आप 40% उसका 40 रुपया खर्च कर रहे हैं आप अपने ये के लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए। लोकल लोकल गवर्नमेंट तो डिमेरिट हो गया ना लोकल गवर्नमेंट का। उसमें 3F का फंडा बताया था, फंड, फंक्शन, ठीक है, और फंक्शनरीज। फंक्शनरी मतलब स्टाफ, जो भी स्टाफ मेंबर हैं, कौन कौन उनके लिए जो काम करेगा, जो इम्प्लीमेंट करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, उसका कमी है। म्यूनसिपालिटी के जो ऑफिसर होते हैं वगैरह, उनका कमी है जो इम्प्लीमेंट कराएंगे चीजों को। तो ये 3 फंडा है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, याद रखना, ये मेंस में बहुत काम आता है ये। और इकोनॉमी में ये कुछ खास नहीं है आज, ये सब ऑयल में मैंने गिरा उतार बिल में, ये सब इंपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट बिल, ये सब हमारे उतना काम का नहीं है। बस एक पैटर्न देखना रहता है कि हाँ इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। ठीक है, कि अभी मैंने जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, इस क्वार्टर में कैसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या सीन था, तो वो भी हमारे लिए मैंने सच मैंने उतना कॉपी में लिख देने से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएट नहीं कर लेंगे, अनलेस कि हम ऐसा कुछ जान ले कि हाँ गवर्नमेंट राइस बैन किया है, उसका जैसे बैन हटाया तो मैंने, अब वो पूछ लेगा कि राइस को लेके मैंने गवर्नमेंट का जो ये पॉलिसी है, ठीक है, वो फूड सिक्योरिटी को लेके उसमें क्या है। तो एक एंगल IR का भी आ जाएगा कि गवर्नमेंट कभी कभार अचानक से बैन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रस्ट डिफिसिट हो जा रहा है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, है ना? तो ऐसे अब तुमको ये चीज कैसे क्रिएट हो रहा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है तुमको, ये बेसिकली तुमको ये बार बार चीजों को मैंने, एक तरह से ऐसा मानना कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ के रिवाइज ही कर रहे हो अपना। ठीक है, तुम जो कुछ भी पढ़े हो स्टैटिक, तुम यहाँ पे आके इसको देख रहे हो और अपने ब्रेन को ट्रेंड कर रहे हो इस तरीके से कि स्पॉट पे एग्जाम में स्पॉट पे टाइम आ जाए। अभी क्या है कि क्लटर्ड वे में तुम पढ़ रहे हो कंटेक्स्ट को कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है। ठीक, लेकिन
जब एग्जाम हो जाए, एग्जाम जब आंसर राइटिंग लिखना शुरू करोगे तुम इनिशियल स्टेज में, तो तुम जानोगे कि हर एक पॉइंट से एक एक एंगल उठाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी टॉपिक, तो एक एंगल कुछ भी उठाना। पे जीएस का ही पेपर मान लो ना, जीएस का 1 पेपर, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, पॉइंट एक एक उठाना है, तो इसमें एक हिस्टोरिकल पॉइंट उठाना, जोग्राफिकल पॉइंट उठाना, ठीक है, सोसाइटल एंगल उठाना, फिर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट उठाना, एक कुछ गवर्नेंस का एक पॉइंट उठा लेना कि गवर्नेंस इशू है। फिर कोई अगर 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 केस चल रहा है कुछ और माइनॉरिटी, कुछ कुछ सर्टन सेक्शन के बारे में है, तो वर्नरेबल सेक्शन के बारे में उठाना। पेपर 3 में एक साइंस एंड टेक का एंगल दे देना। फिर उसी में फिर एग्रीकल्चर वाला कुछ अगर एंगल देना होगा तो एग्रीकल्चर वाला एंगल दे देना। और क्या, इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ एंगल दे देना, इंटरनल सिक्योरिटी का, कि हाँ कैसे मैंने इसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी में भी असर पड़ रहा है। और क्या है, फिर और एनवायरमेंट का कुछ एक एंगल दे देना। फिर पेपर 4 में अगर कंक्लूड करना हुआ, या फिर उसी में मैंने अगर कुछ देना हुआ कि कैसे वो एथिकल कंसर्न भी रेज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि क्रिस्पर केस नाइन एथिकल कंसर्न रेज कर रहा है कि जीन एडिटिंग करके हम लोग सोसाइटी में मैंने जो नॉर्मल एथिकल कंडक्ट है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कि तुमको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कि ऐसे से ऐसे से लिखूंगा, कंटेंट है मेरे पास, दिमाग में उछल रहा है, कूद रहा है, लेकिन उसको समराइज कैसे करूंगा, तो एक पैटर्न पकड़ूंगा, जीएस 1 का जो जो टॉपिक है, ठीक है, उसको समराइज करूंगा, उसको याद रखूंगा। इसलिए सब कहता है ना बार बार कि सिलेबस याद रखो, सिलेबस याद रखो, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुमको सिलेबस से ही पॉइंट उठाना है अपना, जो भी आंसर फ्रेम करोगे। तो बस अभी करंट अफेयर तुम क्यों पढ़ रहे हो, सिंपल सा मैं यही ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, तुम ध्यान देते रहो, एग्जाम्पल्स देखते रहो, वो रिकॉल हो जाएगा, एग्जाम हॉल में रिकॉल हो जाएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो कहीं से छोटा सा, जैसे तुम्हारा इसको अगर मुझे ऐड करना होता, कहाँ गया फैक्ट, जैसे ये वाला फैक्ट, ये फैक्ट मुझे ऐड करना होता, तो मैं साइंस एंड टेक का जो मैं नोट्स है मेरा, ठीक, उस नोट्स में मैं वहाँ पे सारे मिसाइल सिस्टम कितना क्या है इंडिया का, ठीक है, वर्ल्ड में कौन कौन सा है, यूएसए के पास कौन कौन सा है, रशिया के पास कौन सा है, सब एक जगह 2 पेज में लिखा हुआ है। ठीक, अब ये इसी चीज को मैंने वहां पे वैल्यू ऐड कर दूंगा कि इंडिया अपना हाइपरसोनिक मिसाइल फायर टेस्ट कर चुका है। अभी तक फायर टेस्ट किया है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आइडिया रहता है कि इंडिया, मैंने अगर मान लो कि 1 महीने बाद इंटरव्यू में बैठ रहे हो, तो यही फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि उसमें वहां पे क्या बोलता है कि अगर वहां पे सीधा पूछता कि मैंने हाइपरसोनिक का क्या मैंने स्टेज है इंडिया में, मैंने किस लेवल तक पहुंचा है, क्या कर रहा है हाइपरसोनिक लेवल में, क्योंकि वो न्यूज में आया रहता। ठीक है, वैसे एक बार जुलाई में आया था आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिहंत, ठीक है, ये इंडिया को न्यूक्लियर कैपेबल बना रहा है, न्यूक्लियर कैपेबल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा, इसको मैंने इसको ओवरलुक करेगा ही, देखिएगा एक बार कि हाँ, ये है क्या चीज। तो इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना रहा है, ये न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा रहा है इंडिया का। ठीक है, तो इससे पहले आईएनएस अरिहंत था, आईएनएस अरिहंत था। अब ये क्या है, इसका स्टैटिक पार्ट में इसका डिस्कशन होगा, एक वीडियो यूट्यूब में है, करंट अफेयर करके देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस बार हो सकता है ओपीएससी एग्जाम 15 तारीख को, जुलाई में न्यूज बना था और बहुत इंपॉर्टेंट था, और एग्जाम अक्टूबर में पोस्टपोन हुआ है, मतलब ये डाल सकता है, एक बार देख लेना करंट अफेयर वाला वीडियो। तो तुम्हारा बेसिकली यही है कि तुमको स्टैटिक अपना अच्छा रखना है और नोट्स में अपडेट करते जाना है, ताकि तुम रिवाइज कर सको नेक्स्ट टाइम। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से नोट्स में आएगा। एक है रीचिंग आउट विथ एआई, आर्टिफिशियल गवर्नेंस। अब इसको तुम गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज करोगे, एक ऐसे में था ना यूपीएससी में, ओपीएससी में ऐसे क्वेश्चन की एआई कैसे, मैंने क्या है, ऐसे में डायरेक्ट क्वेश्चन था एआई के बारे में। ठीक है, एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस, तो यहाँ पे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म करेगा, उसके बारे में है। ठीक है, पवेड वाले ऑप्शनल पूरा देखेंगे, गवर्नेंस रिलेटेड है, प्लस तुमको अगर मैंने जेनरिक मैंने एग्जांपल उठाना है, यहाँ पे वही होगा, ये देखो ये है कौन, ये यूनियन मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैंने यूनियन मिनिस्टर कौन सा है, राजीव चंद्रशेखर। ठीक, तो इनका ये जो भी होगा इस गवर्नमेंट के अराउंड ही होगा कि गवर्नमेंट कैसे क्या यूज करके कैसे क्या किया था, एआई यूज करके कहाँ पे क्या क्या किया था। G20 में कैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ है, जहाँ पे सारा डिजिटल चीज को इम्प्रूव करना है, उसको टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लिखा रहेगा, देख लेना अगर इंटरेस्ट है तो ये देख लेना एक बार ये वाला एडिटोरियल। जो कि बताया COP 29 चल रहा है, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, ये एक न्यूज देखो। और ये डे 2 में जब 12 नवंबर का न्यूज है ये, कि लिखा हुआ था, हेडलाइन बना था कि इंडिया मैंने हाईएस्ट एमिटर है CO2 का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि मैंने बाकी सबके मुकाबले इंडिया का जो CO2 का कंजम्पशन है वो इंक्रीज हुआ है बाय 4%, बाकी सबका 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे था, इंडिया का 4% इंक्रीज हो गया।
तो ये हेडलाइन बना था, और वही चीज यहाँ पे फिर से बोला है कि वाई CO2 हैज कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग। अब CO2 के बारे में लिखा हुआ है कि वो ग्रीन गैस है, ठीक है, विच कांट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, ठीक है, क्या है, ये तुम कहीं से भी स्टैटिक पढ़े हो तुमको पता होना चाहिए। बेसिक जल्दी से बता देता हूँ कि ये अगर सन आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे जो बादल है, तो सन आया, तो ये सन जो है पावरफुल रेज है, तो ये हमेशा शॉर्ट वेव रहता है, पावरफुल है इसलिए पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अर्थ है, ठीक, अर्थ है, अर्थ में आया, यहाँ पे आने के बाद ये एब्जॉर्ब कर लिया अर्थ। उसके बाद जो ये अर्थ रिलीज करेगा वो इंफ्रारेड रिलीज करता है। इंफ्रारेड क्या होता है? लॉन्ग वेव। अब जब ये वापस जाएगा तो बादल इसको क्या करेगा? ट्रैप कर लेगा, क्योंकि बादल का कैपेसिटी है कि लॉन्ग वेव को वो ट्रैप कर लेता है। कुछ बहुत को ट्रैप कर लेगा, कुछ को छोड़ भी देगा, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि सबको ट्रैप करेगा, सबको छोड़ देगा। उसका फीचर्स है जो वो बता रहा हूँ। यहाँ पे वही लिखा है, ग्रीन हाउस गैस CO2 एंड मीथेन कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये शॉर्ट वेव रेडिएशन जो ये है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन जो अर्थ से टकरा के जो वापस जाता है, ठीक है, और वो बादल जो बने रहता है उसको CO2 वगैरह जो रहते हैं हवा में, बादल में, तो ट्रैप कर लेता है उनको, ठीक है। तो ये चीज इसका इसका फीचर्स है। अब ये क्या है कैसे है यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, उतना हमको नहीं जानना है, ठीक, लेकिन ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। उनको इसके ऊपर UPSC भी पूछा इस बार क्वेश्चन, 2022 में पूछा क्वेश्चन, 2024 में वाटर पेपर को यूज करके पूछ लिया था क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीजिंग हाइट क्या क्या है वो सब है, इंफ्रारेड इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये स्टैटिक वाले टॉपिक में है। और क्या है, हाँ, अगर ग्रीन हाउस गैस, मैंने ग्रीन हाउस गैस कभी भी नहीं, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस को हम लोग नेगेटिवली देखें। ग्रीन हाउस गैस का कंसेंट्रेशन जो है, अगर वो ज्यादा होता है तो दिक्कत है। अगर प्रॉपर अमाउंट में है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस अगर सही अमाउंट में है, तो वो क्या कर रहा है, वो कि वो हेल्प कर रहा है कि जो भी मैंने अर्थ में वाटर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो ग्रीन हाउस गैस की वजह से, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है वो ग्रीन हाउस गैस, नहीं तो सब चीज आइस रहता, ठीक है, सब चीज आइस रहता। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं एनसीईआरटी वगैरह में ऐसा डायरेक्टली लाइन लिखा हुआ है कि 20% के अराउंड या 15% के अराउंड मैंने माइनस डिग्री में रहता है, सॉरी, -15 डिग्री या 20 डिग्री के बीच में कुछ एवरेज है सेल्सियस में माइनस रहता है, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहता अर्थ में। तो अर्थ को जो अगर वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है, तो ग्रीन हाउस ही गैस उसको ये बना रहा है उसका, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर ट्रैप कर लेता है और उसके बाद मेंटेन रखता है अर्थ का टेम्परेचर रात में, है ना। तो ये है एक्सप्लेन पेज में, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ये बेसिक है इसके बारे में। और फिर CH4 इज अराउंड 80 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2 इन टर्म्स ऑफ ट्रैपिंग द हीट। CH4 जो मीथेन है, वो मीथेन जो है वो 80 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है ट्रैप करने के मुकाबले में, ठीक है, ट्रैप करने के मुकाबले में CO2 से, ठीक है, मीथेन ज्यादा पावरफुल है। फिर कौन है? HFC, जितने भी फ्लोरीन वाले हैं वो, सॉरी, HFC कैन बी 1000 टाइम्स मोर पावरफुल, और HFC उससे भी ज्यादा पावरफुल है ना। एच एफ सी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसे होगा कि CO2 सबसे कम है, उसका CH4 है, उसका जितने भी ये वाले फ्लोराइड वाले हैं, क्लोरोफ्लोरो, फिर हाइड्रोफ्लोरो, या फिर SF6, ये सारे जितने हैं ये सब इससे पावरफुल है। सबसे ज्यादा पावरफुल जो है SF6 है, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक पार्ट है, तुम ऐसा घबराना नहीं कि ये क्या चीज पूछ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स केमिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तुम स्टैटिक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार तुम उठाओ कहीं से भी स्टैटिक, शंकर IAS एनवायरमेंट के लिए, देखो ये सब यहाँ पे वहां पे मेंशन लिखा हुआ है एक डब्बे में, ठीक है। घबराना नहीं है, ये करंट अफेयर सिर्फ इतना ही है, ये एक लाइन, बस ये इतना ही है करंट अफेयर, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बाकी वो स्टैटिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, शनिवार को डिस्कस किए थे हम लोग दो ट्राइब, ठीक है, एक नॉर्वे का ट्राइब, देखो न्यूजीलैंड का ट्राइब में देखा था, मैं बताया मुआरी ग्रुप्स, यही है, यही वीडियो सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया पे कि हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर विशेष इन देयर पार्लियामेंट करके, ये चल रहा था ये, ठीक है, मुआरी ग्रुप्स। ये लोग अपना अभी जो भी इन लोगों के साथ ट्रेडिशनल कुछ भी बने ये हुआ, उसको ये लोग अपना नाच गा के, ये लोग ये हाका सेरेमोनियल डांस के थ्रू ये लोग बता रहे हैं कि ये चीज सही है या गलत है, जो भी अपना इनको साथ जो रहा है। ये इनका बिल है एक, ट्रीटी प्रिंसिपल बिल। अब ये बिल क्या है, न्यूजीलैंड का है, हम उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जानने में, ठीक है। हमें बस ये जानना है कि जो ट्राइब जो है न्यूजीलैंड के हैं, और ये अपना पार्लियामेंट में ये लोग कुछ परफॉर्म किए हैं, तो ये सबके आंख में गया होगा, सबके जो तुम्हारे क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके भी दिमाग, उसके भी आंख में गया होगा, और ये मार्क करके रखा होगा कि एक बार ट्राइब्स लिख के मैं द फॉलोइंग करवा दूंगा, ठीक है।
तो ये एक ट्राइब हो गया, और एक ट्राइब कल पढ़े थे परसों शनिवार को, नॉर्वे का एक ट्राइब था जिसके लिए पार्लियामेंट वहां का माफी मांगा है उन ट्राइब से। ठीक है, अगर पता है तो कमेंट में करना, कमेंट कर देना। चलो, नहीं भी करोगे तो मैं बता देता हूँ, शमी ट्राइब बोला था ना, शमी ट्राइब। तो इनके साथ, इनके शमी ट्राइब और इनके साथ और भी कुछ माइनॉरिटीज ग्रुप थे, ये दो ट्राइब के ऊपर मैंने न्यूज में बना है ये, और ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऐसा चीज खोज के बैठे रहता है कि भैया बहुत टाइम से ये मुआरी ग्रुप, इससे पिछले साल भी न्यूज में थे ये लोग, इसी टाइप का कुछ प्रोटेस्ट किए थे अपने पार्लियामेंट में। और ये सेम लेडी जो थी ये, मैपी क्लर्क, पोस्टर ये इन्हीं का था, कि इन्हीं का हेडलाइन बना था इंडियन एक्सप्रेस में। और प्राय ये न्यूज में रहते हैं मुआरी ग्रुप्स, है ना। तो ये यूपीएससी पूछ लेगा अगर ओपीएससी नहीं पूछा तो। लेकिन अभी कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ओपीएससी ज्यादा हार्ड है यूपीएससी से, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वाला पूछेगा ही। याद रखना, मुआरी ग्रुप्स, माओरी ग्रुप्स, ट्राइब, और एक था शमी। ये शमी है नॉर्वे के। ठीक है, अगर आया मैं बस चेंज कर देता। ठीक है, और पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, तो तुम फंस जाते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि देख लो। अब आशा बता रहा था, ये तीसरी बार न्यूज में आया है। जब से हम स्टार्ट किए करंट अफेयर का वीडियो, तब से ये तीसरी बार आया है, क्योंकि फ्राइडे को लगाया है। फ्राइडे को डिस्कस किया हम लोग कि डिस्टर्ब एरिया करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये कर दिया है 6 पुलिस स्टेशन को मणिपुर का। ठीक, अब उसी में बताया था कि पहली बार 1958 में एज ए एक्ट इसको ये किया गया, लाया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड ये सब में लगाया गया। क्या है इसका स्टैटिक, ज्यादा कुछ स्टैटिक नहीं है, मणिपुर ओरिएंटेड ही है पूरा न्यूज। ठीक है, करता क्या है देखे थे उस दिन। और क्या है इसमें, और मणिपुर का जो सीन है स्पेशली आफ्सपा का क्या है, कि वहां पे आर्म फोर्स जो है वो नॉट ओनली फाइटिंग विथ मिलिटेंट ग्रुप्स, बट सिविल सोसाइटी जो है वहां का, वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है आफ्सपा को, जो जो पुलिस फोर्स है उनको, आर्म्ड फोर्स को। तो इसलिए भी मैंने इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो डिबेटेबल टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है। बस यहाँ पे इतना हल्का हल्का एक आइडिया ले लो। एक पॉइंट में यहाँ पे मार्क कराना चाहूंगा। हाँ, कि एक एक ग्रुप कह रहा है कि विद और विदाउट आफ्सपा फोर्स नो दे हैव द गवर्नमेंट बैकिंग, दे विल एक्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर फोर्स को ये बात पता है कि उनके साथ गवर्नमेंट है खड़ा, तो उनको आफ्सपा दो, आफ्सपा वाला पावर दो या मत दो, बात बराबर है, वो फोर्स उसी तरीके से काम करेंगे। एक ग्रुप कह रहा है कि मे हैव सम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इट विल मे क्रिएट सम फियर अमंग द आर्म मिसक्रेडेंट। जो भी इंसर्जेंसी कर रहे हैं, एक सेकंड, जो भी इंसर्जेंसी कर रहे हैं उनके माइंड में, अगर जान जाते हैं उनको कि आफ्सपा लग चुका है वहां पे उन 6 पुलिस स्टेशन में, जितने भी मैंने इंसर्जेंट हैं, उनके उनके मन में साइकोलॉजिकल थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये है जो कह रहे हैं कि नहीं आफ्सपा सही है, एक पॉइंट ये है जो कह रहे हैं कि नहीं आफ्सपा सही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दे दिया है इसी में, कि जो अभी रिसेंट 3 दिन 4 दिन पहले ही हुआ था, सीआरपीएफ कैंप जिरीबाम में अटैक हुआ था। ठीक है, हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन था, मैं डिस्कस नहीं किया, वहां पे एक डायग्राम था, वहां पे पूरा आग वाग जला हुआ था। जिरीबाम में अटैक हुआ। ठीक है, और वहां पे क्या किया पुलिस, पूरा एकदम आंख मूंद के मारा है सारे मिलिटेंट को, 10 मिलिटेंट वहां पे डेड मारा है पूरा। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट बेकिंग है तो नॉट नेसेसरी कि उसको स्पेशल पावर दो या नहीं दो, वो जो आर्म फोर्स होते हैं वो मारेंगे ही। ठीक है, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। बाकी मैं बताया था कि 2 3 कमिटी है, या फिर सेकंड एआरसी देख लो। सेकंड एआरसी कल परसों पढ़े थे, सेकंड एआरसी, बेजबरुआ कमेटी, बेजबरुआ कमेटी, और एक था संतोष हेगड़े कमेटी। सब कह रहा है कि आफ्सपा नेसेसरी मैंने डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, सब कह रहे हैं कि डिजायरेबल नहीं है। जब अपना आंसर लिख रहे हो मेंस में आफ्सपा, तो वहां पे ये तीनों कमेटी का लास्ट में लिख देना कि तीनों कमेटी का नाम, या कोई भी एक कमेटी या 2 कमेटी का नाम, और बोलना कि ये मैंने डिजायरेबल नहीं है, इसके ऊपर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, ये करके कंक्लूड कर देना। क्योंकि 3 लाइन में या 2 लाइन में कंक्लूड करना रहता है, टाइम उतना रहता नहीं है। एक कमेटी का नाम लिख दिया, अंडरलाइन कर दिए, एग्जामिनर समझ गया कि भैया ये जान के बैठा है, हो गया। अब एक न्यूज है, अराइवल ऑफ पाकिस्तान। अब देखो, ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान से एक शिप गया है बांग्लादेश में। ठीक है, कार्गो शिप, मैंने कुछ ट्रेड का इनिशिएट हुआ है आफ्टर 1971, पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि दोनों वर्सेस है ना दोनों, इसका पाकिस्तान से ही क्रिएट हुआ है बांग्लादेश। ठीक है ना, तो आज पहली बार अराइवल ऑफ पाकिस्तान ग्रुप। अब क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पे 2 फैक्शन है बांग्लादेश में, एक शेख हसीना के, जिनको हटा दिया गया एज ए पीएम, अब है एक जो रेडिकल है, प्रो इस्लामिस्ट, प्रो पाकिस्तान, तो अभी उनका पावर में आ गए हैं। ठीक है, तो ये लोग स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान से ट्रेड करना, तो वही उसी का ये है। बस हो गया, हो गया, इतना ही था। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।